का ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 का वीडियो आपको पहले ही दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, बिल्कुल डिटेल से। आज हम करने वाले हैं यानी कि पदार्थ की अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पदार्थ की अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि तापमान में परिवर्तन करके, यानी इसकी ऊष्मा में परिवर्तन करेंगे, तापमान में परिवर्तन करेंगे तो क्या से क्या बनेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लिया हमने ठोस लिया, और ठोस के रूप में हमने एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। और बर्फ को हमने क्या किया, ऊष्मा यानी उसको मतलब कि बीकर में रख कर उसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, यानी बर्नर से इसको हीट करेंगे। तो वो थोड़े देर के बाद क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। फिर पानी को और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो बाद में धीरे धीरे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ठीक है। इसमें जैसे ये क्या है, एक बर्नर है, ओके। ये बर्नर है और ये बीकर है, जिसमें यहाँ पर बीच में क्या दिया है, बर्फ के टुकड़े दिए हैं, और ये बीकर है। फिर इसको क्या है, कांच की छड़ से इसको हिलाना है, लेकिन अभी नहीं, कांच की छड़ है। और ये जो है ये थर्मामीटर है, यानी कितने डिग्री पर क्या बनता है ये बताता है। और ये चीज़ है लोहा का स्टैंड, ओके। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम क्या करेंगे, बर्नर को जलाएंगे यानी हीट करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पानी, बर्फ से पानी बन जाता है, यानी कि गलने लगता है, पिघलने लगता है, ठीक है। अगर फिर इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, आग को देते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो है पता चल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे, ठीक है। यानी कि वाष्प बन जाता है और ये उड़ जाता है। तो बात कहने का मतलब है, अगर हम किसी ठोस को ऊष्मा देंगे यानी कि हीट करेंगे तो वो द्रव बन जाता है, और द्रव को और हीट करेंगे तो वो बन जाएगा गैस, ओके। तो ये गैस बनकर उड़ जाती है, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि जैसे ठोस के रूप में हमने बर्फ लिया और बर्फ ऊष्मा दे करके द्रव बन गया यानी पानी बन गया, फिर इसको हीट किए तो ये भाप बनकर उड़ने लगे, यानी हमने यहाँ पर ऊष्मा को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, जिस वजह से ये बन रहा है। अब इसका जस्ट ऑपोजिट भी होगा, क्या ऑपोजिट होगा कि अगर हम इस गर्म होते हुए पानी को क्या करेंगे, उसमें ऊष्मा को माइनस कर देंगे, यानी कि ऊष्मा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस मतलब कि इसको शीतलता पे रखेंगे, तो ये धुआं वाष्प से क्या बनेगा, जल, यानी इसको हीट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर अगर माइनस माइनस करेंगे हीट को तो फिर ये क्या बन जाएगा, बर्फ बनेगा। जस्ट लाइक आपने फ्रिज में पानी को क्या करते हैं, रखते होंगे गर्मी के दिन में, तो वो ठंडा की वजह से क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो जस्ट इसका ऑपोजिट वाला चीज़ मतलब कि क्रिया होती है यहाँ पे, ओके। अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव से गैस बनेगा, मतलब अगर हम इसको हीट करते चलेंगे, अगर वही चीज़ हम हीट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इधर भी माइनस करेंगे तो फिर से हमें ठोस मिलेगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब इसका नेक्स्ट वाला कर, तो जैसे कि यहाँ पे हमने बर्फ को क्या किया, पिघाला, तो ये बन गया पानी। फिर इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये इस तरह के भाप जो है वो निकलते जाएंगे, यानी भाप बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। सो गैस यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला है दाब में परिवर्तन करके, यानी हमने पहले क्या किया था, ताप में परिवर्तन किया, अब हम परिवर्तन करेंगे दाब में, ओके। तो जैसे दाब में परिवर्तन करेंगे तो दाब में परिवर्तन करके इसका मतलब कि उसको मतलब अवस्था को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो जैसे मान के चले हमने गैस लिया, ठीक है। आपने देखा होगा गैस सिलेंडर, जिससे हम लोग रसोई में खाना वाना बनाते हैं, तो उसमें आपने देखा कि गैस जो है भरा हुआ रहता है। तो उसमें ना सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, जिससे वो गैस क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। और प्रेशर देंगे तो वो बाद में क्या बनेगा, ठोस बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे अणु जो है वो करीब होते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या किया, इसको थोड़ा सा प्रेशर दिया तो थोड़ा सा ये दब गया, फिर इसमें और प्रेशर देने लगा ये तो अंदर, यानी आप देखिए यहाँ पर अणु जो है दूर दूर है, अब यहाँ पर अणु जो है वो करीब आ गए हैं। फिर इसको क्या किया जा रहा है, फिर इसको दबाया जा रहा है, तो अणु कितने करीब हो रहे हैं, मतलब कि ठोस बन रहा है। सो हम कह सकते हैं तापमान में परिवर्तन करके ठोस से द्रव, द्रव से गैस। उसी तरह अगर हम दाब में परिवर्तन करेंगे तो वो गैस से क्या बनेगा, द्रव, और द्रव से बनेगा
ठोस। तो यहाँ पर हम पता मतलब कि ठोस को दो प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, एक तो तापमान बदल करके और दूसरी दाब में परिवर्तन करके। ठीक है, ये दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मतलब ठोस को चेंज कर सकते हैं अवस्था को। आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण होता क्या है तो समझ लीजिए। यहाँ पर जिस तापमान पर कोई द्रव यानी कोई द्रव क्या बन जाता है, वाष्प। वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तन होने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम कुछ पानी को क्या कर रहे हैं, बर्नर में इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, और भी हम इसको ताप देते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी जो है गर्म से वो भाप बनकर उड़ जाएंगी। तो जो भाप बनकर उड़ती है उसी को कहते हैं वाष्प। और जो इसमें जो प्रक्रिया जो हुई है परिवर्तन करने में, तो उसी को कहा जाता है वाष्पीकरण। तो जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, ये पानी को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं बर्नर की सहायता से। तो इसको इतना गर्म करेंगे कि पानी तो गर्म हो ही चुका है, लेकिन अब भी इसका जो है आग जो है इसको देते जा रहा है, तो ऐसे में पानी क्या हो जाएगा, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये अब द्रव से गैस में बदलने लगेगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो मतलब कि भाप जो है उड़ रही है, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है वाष्पीकरण। तो यहाँ पर देखिए वही जो है मतलब डिफिनेशन में भी लिखा है, जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प यानी गैस में परिवर्तन होने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहा जाता है। अब इसमें आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या चीज होता है तो समझ लीजिए, क्वथनांक क्या है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस तापमान पर द्रव जो है उबलने लगते हैं, तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि क्वथनांक आखिर है क्या। तो यहाँ पर बोला है कि वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि जैसे आप रूम में कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, तो वायुमंडलीय दाब ही है। तो इस पर आप जब दाब पर क्या होता है, तापमान यानी जिस तापमान पर पानी, जैसे पानी उबलेगा यानी द्रव उबलने लगते हैं, तो वह तापमान उस द्रव का क्या कहा जाएगा, क्वथनांक बिंदु कहा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे में हमने लिया जल का क्वथनांक कितना होता है, 273, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। जल कितनी डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, 100 डिग्री। ओके, तो जैसे यहाँ पर लीजिए देखिए यहाँ पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसको ना जोड़ेंगे, यानी 273 और 100 डिग्री सेल्सियस को जोड़ेंगे तो ये इसका क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 373 केल्विन, यानी कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे आपसे पूछे कि जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, सो 373 केल्विन हो जाएगा। केल्विन क्या है, तो ये केल्विन जो है ये ताप का ऐसा मात्रक है। ठीक है, टेम्परेचर का क्या है, ऐसा मात्रक है, और ये क्या है, केल्विन, और इसको कैसे सूचित करते हैं। ओके, अब आता है गलनांक बिंदु। जैसे कोई भी चीज़ गलता कब है, तो यहाँ पर देखिए कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही गलनांक कहा जाता है। यानी कोई भी ठोस अगर किसी तापमान पर, किसी ऊष्मा पर उसको द्रव बनाया जाता है, पिघल कर द्रव बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही गलनांक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बर्फ का गलनांक जो है वो कितना है, जैसे बर्फ गला था ना, कि हमने उसको बर्नर में गर्म करके किए थे, यानी कि बीकर में बर्नर से गर्म करके किए थे, वो ठोस से क्या बना, द्रव, और द्रव से गैस बना। लेकिन यहाँ पर बर्फ का गलनांक बिंदु जो है वो है कितना, 273.16 केल्विन है। केल्विन, इसको के को केल्विन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं, और बर्फ जो गलने शुरू होता है, ठीक है, जैसे बर्फ जो गलने शुरू होता है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगर बर्फ को क्या करेंगे, गर्म करते चलेंगे, एक टाइम आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी अपने आप वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर बोला, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन हम लिख सकते हैं अपने हिसाब के। सॉरी, यहाँ पर 273 होगा, 272 नहीं, कितना होगा, 273। ठीक है, 273 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। और इसका नेक्स्ट जैसे यहाँ पर बोला है आगे, जब बर्फ पिघलती है तो तापमान पर कोई बदलाव नहीं आता है।
ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जब बर्फ पिघलती है तो तापमान पर कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा उस पर उसको जो है बढ़ने नहीं देती है। अब आता है यहाँ पर संलग्न की गुप्त ऊष्मा आखिर है क्या, इसको भी देखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जब बर्फ पिघलता है तो तापमान में नो परिवर्तन, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संकलन की गुप्त ऊष्मा उसको बढ़ने ही नहीं देता है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो है ये बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है, और बर्फ कब पिघलता है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, फिर ये वाष्प बनने लगता है। अब यहाँ पर देखिए प्रसुप्त की गुप्त ऊष्मा क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रसुप्त की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, वायुमंडलीय दाब पर अगर हम 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, मतलब ठोस को द्रव में बदलने के लिए, गलने के बाद द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा हमें जरूरी होती है उस ऊर्जा को ही प्रसुप्त की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है क्या, तो यहाँ पर देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यहाँ पर भी सेम चीज़ बोला है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव या गैस को उसके क्वथन या वाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा की वाष्पीकृत की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम वायुमंडल पर 1 kg द्रव को या गैस को उसके क्वथनांक यानी वाष्पीकृत करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता मतलब कि जरूरी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर दिया वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया फर्स्ट में सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यानी सतह क्षेत्र बढ़ने पर आपने कभी ध्यान दिया होगा जब हम लोग, या फिर कह सकते हैं जब हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं तो चाय तो वैसे गर्म होता है, जैसे ये मान लिया कप है, ठीक है, इसमें चाय पीते हैं तो इस तरह की धुआं निकलती है, और चाय पीने में कप से जो है थोड़ा टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि इसमें सतह का क्षेत्रफल जो है वो कम है। अगर इसी जगह किसी किसी को आपने देखा है इस मतलब कप के जगह प्लेट का यूज़ करता है, अगर इसी में चाय पियेंगे तो इसका सतह का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा बड़ा है, और ये ज़्यादा जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और पीने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जल्दी पी लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आया सतह का क्षेत्र बढ़ने से, यानी क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। फिर आगे देखेंगे तापमान में वृद्धि करके, तापमान में क्या करके, वृद्धि करके, या आर्द्रता में कमी या वायु की गति में वृद्धि। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ फर्स्ट एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में बोला सतह के क्षेत्र में वृद्धि, तो यहाँ पर क्या बोला, इसका मतलब होता है कि सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, जैसे अभी हमने कप और प्लेट के बारे में भी चर्चा की है। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला है कि तापमान में वृद्धि करके, तापमान में वृद्धि करके, जैसे कि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब इनका सारे जितने भी इसमें गतिज ऊर्जा हो गया, ये सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये में मिलेंगे। ठीक है, और जैसे इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है आर्द्रता, तो अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मतलब अगर जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी हम लोग कपड़ा पसारते हैं, जैसे कि बरसात के दिन में, तो आर्द्रता ज़्यादा होती है, जिससे कपड़ा जो सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर चौथा नंबर है, इसमें बोला है कि वायु की गति, तो अगर हवा की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी, सीधी बात। ठीक है, वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तापमान को मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक है। सबसे पहले सतह क्षेत्र बढ़ने पर, दूसरा तापमान में वृद्धि, और तीसरा है आर्द्रता में कमी, और चौथा है वायु की गति में मतलब बढ़ेगा तो जल्दी ही वाष्पीकृत हो जाएगा। हम अपने हाथ में क्या करेंगे, एसीटोन को मतलब डाल देंगे, यहाँ पर डाल लिखा है, यहाँ पर डाल हो जाएगा। ठीक है,
डाल दिया जाए तो एसीटोन हाथ से क्या करेगा, ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जिससे हाथ को क्या होती है, हाथ को ठंडा महसूस होने लगते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता, तो यहाँ पर वाष्पीकरण के कारण शीतलता हो सकती है, तो इस प्रकार से होगी। जैसे वाष्पीकरण के प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ऊर्जा कर लेती है। इस अवशोषण के कारण ही शीतलता हो जाती है। ठीक है, ये हमारा उदाहरण था। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विसरण। आखिर विसरण क्या है, तो यहाँ पर बोला दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मतलब क्या करना, मिलना, स्वतः मिलना विसरण कहा जाता है। ओके, अगर दो अलग अलग चीज़ मतलब कि इसमें टाइम नहीं लगता है और मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विसरण। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठोस में विसरण की दर घट जाती है, यानी ठोस में विसरण नहीं होता है जल्दी। ठीक है, उसी तरह द्रव में विसरण की दर अधिक हो जाती है और सबसे ज़्यादा तो गैस में होती है। तो विसरण की दर अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यानी सबसे कम तो ठोस में होता है, ठोस से ज़्यादा द्रव में होता है और इससे भी ज़्यादा गैस में होता है। ठीक है, तो विसरण की दर अगर आपको इस तरह दिया जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होता है। ठीक है, इन पॉइंट को तो आपको याद करना है, ये तो भी आए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद ही करना है। जिसे यहाँ पर बोला है जैसे सबसे पहले बोले यहाँ पर कि ठोस जो है, ठोस को द्रव में परिवर्तन करना, उसको क्या कहा जाता है, संगलन। अगर ठोस को द्रव में यानी बर्फ को अगर पानी में पिघालेंगे तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, संगलन। नेक्स्ट है, अगर ठोस का गैस में अगर डायरेक्ट हम परिवर्तन करेंगे तो वो कहलाता है उद्वार पतन। यानी ठोस का गैस में परिवर्तन क्या होता है, उद्वार पतन, और द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण होता है। अगर द्रव को यानी पानी को गैस में परिवर्तन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर बोला द्रव का ठोस में परिवर्तन। अगर हम पानी को ठोस में बदलेंगे यानी जल से यानी कि जल से अगर हम क्या करेंगे, बर्फ बना देंगे तो ये इसको क्या कहते हैं, जमना, यानी कि जम जाएगा। ओके, जैसे कि अगर हम पानी को, एक बोतल पानी को फ्रीज में रखेंगे तो दूसरे दिन देखेंगे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी जम जाएगा। उसी तरह गैस का ठोस में परिवर्तन क्या होता है, निक्षेपण, यानी गैस से अगर हम सीधे ठोस में परिवर्तन करेंगे तो वो प्रक्रिया कहलाएगी निक्षेपण। और नेक्स्ट है गैस का द्रव में परिवर्तन, वो होगा संघनन। आपने ध्यान दिया होगा जब बादल बनते हैं, ठीक है, तो यह नीचे से ही क्या बन जाता है, गैस बन के चला जाता है और ऊपर में क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। इतना ठंडा होने की वजह से संघनित यानी इकट्ठा हो जाता है, जो बादल का रूप निर्माण कर लेता है। और इसका नेक्स्ट है कि पदार्थ की चौथाई जो अवस्था है वो प्लाज्मा है, और इसका पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंस्टेंट्स है। ठीक है, और नीचे दिया है यहाँ पर एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो एलपीजी का जो पूरा नाम है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या फिर बोल सकते हैं हम लोग लिक्विफाइड। ठीक है, लिक्विफाइड गैस बोलते हैं। और सीएनजी का यहाँ पर देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी का फुल फॉर्म है। ठीक है, और नेक्स्ट है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो गाइस हमने क्या कर लिया, इसके बीच वाले सारे क्वेश्चन का लगभग हमने उठा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पदार्थ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया गया है पदार्थ की कणों की विभिन्न गुणधर्म और पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, क्वथनांक, गलनांक, गुप्त ऊष्मा या दाब में परिवर्तन के क्या क्या है। फिर हम इसका मतलब कि 11 का VBI ऑब्जेक्टिव इसको बाद में देखेंगे, और एक्सरसाइज इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। तो इस नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर करना ना भूलें।